Hello dear students, welcome to our YouTube channel Nitin Physics Classes, and today we are starting our new part 8 of vector. So today we are starting the component of vectors. देखो अभी तक हम लोगों ने जनरली वेक्टर का एडिशन पढ़ रखा है, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया। अभी अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स की बात करूं मैं तो देखा जाए तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। कैसे, देखो जरा गौर से इस चीज को कि मान लो मेरे पास में कंडीशन है कि लेट मी कंसीडर दिस इज कोई भी ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। ओके, ये तीन कंडीशन है मेरे पास में, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और अगर इन तीनों का सेटअप देखें तो क्या बन रहा है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब जो सी वेक्टर है वो किन दो कंपोनेंट्स या किन दो वेक्टर कंडीशन से मिलकर बना है, ए वेक्टर वाली कंडीशन से और बी वेक्टर वाली कंडीशन से। यानी जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर वाली कंडीशन से मिलकर बना है और बी वेक्टर वाली कंडीशन से मिलकर बना है। इसका मतलब जो सी वेक्टर के कोई कंपोनेंट हो सकते हैं तो पहला कौन सा हो सकता है, ए वेक्टर, और दूसरा कौन सा हो सकता है बेटा, बी वेक्टर। ठीक है ना, तो ये दो इसके कंपोनेंट हो सकते हैं। बट अभी अगर ये सेटअप कुछ इस तरह से होता, लेट मी कंसीडर कि मान लो ये 90 डिग्री होता। क्या होता है, ये 90 डिग्री होता और यहां पर ये एंगल हो जाता बेटा आप लोगों का थीटा। क्या हो जाता, थीटा हो जाता। तो अगर मुझे जो सी वेक्टर है, जो मुझे सी वेक्टर है उसी की फॉर्म में ए वेक्टर और बी वेक्टर को लिखना होता। मान लो मेरे पास में सी वेक्टर जो है एक फाइनल वेक्टर है, यानी एक फाइनल कंडीशन में सी वेक्टर मेरे पास में अवेलेबल है। ठीक है ना, और सी वेक्टर को मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर की फॉर्म में शो करना है। सी वेक्टर को ए वेक्टर की फॉर्म में और बी वेक्टर की फॉर्म में शो करना है, या ए वेक्टर को सी वेक्टर की फॉर्म में और बी वेक्टर को भी सी वेक्टर की फॉर्म में अगर मुझे शो करना है तो हम लोग क्या सेटअप यूज कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। अगर ये 90 डिग्री है, क्या है ये 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो जरा गौर से देखो, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ऐसे बना लेता हूं। ओके, चलिए, ये आपका हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया एंगल थीटा। ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री और ये आपका सी वेक्टर। ठीक है ना, अब जरा देखो, अगर मुझे बी वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो दो सेटअप हो सकता है। एक तो लगेगा बेटा क्या इसका साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, सी। तो यहां से बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, सी साइन थीटा। ठीक है, और एक सेटअप क्या बन सकता है हमारे पास में, cos थीटा। अब cos थीटा से अगर देखें तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उससे क्या बन सकता है, a अपॉन सी। तो a की वैल्यू क्या होगी, c cos थीटा। ठीक है, तो यानी a की फॉर्म जो आएगी वो आ गई आपके पास में c cos थीटा, और b की फॉर्म क्या आ गई, c sin थीटा। यानी जब आपको कोई भी एक वेक्टर फॉर्म अवेलेबल है और उसके आप लोगों को दो परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर्म अलग से निकालने हैं, ठीक है, तो वो किस किस फॉर्म में आएंगे, एक cos थीटा की फॉर्म में आएगा और दूसरा sin थीटा की फॉर्म में आएगा। अब इसी का एक दूसरा नाम और भी है जिसको मैं अभी शो कर रहा हूं, उसको जरा गौर से देखो बेटा। एक तो ये मेथड है, इसको दूसरा अभी ये तो कर थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाता है। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं जिसका नाम है, हम लोग यहाँ पर इस चीज को पढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। इससे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ से लिखेंगे जरा गौर से, देखो क्या कह रहा है ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लेट मी कंसीडर मेरे पास में कोई भी एक सेटअप है, लेट दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ये दो एक्सिस फॉर्म गिवन है और यहाँ से ये एक फोर्स वेक्टर आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक फोर्स वेक्टर जो है आपको दिया हुआ है, जो कि x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा एंगल आपको बना के दे रहा है। ठीक है ना, अब अगर मुझे इस फोर्स वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने हैं, क्या निकालने हैं मुझे, रेक्टेंगुलर
कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मतलब है जो वेक्टर आपके पास में गिवन है उसके दो कंपोनेंट, यानी एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब जरा देखो, अगर ये f है तो एक तो इसके किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, वो होगा क्या? fx। एक किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा बेटा? fy। क्या हो जाएगा? एक कंपोनेंट तो बनेगा fx और दूसरा कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा? fy। ठीक है ना? तो इसका मतलब मैं क्या क्या लिख सकता हूं? जरा गौर से देखो, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं फिर कि f वेक्टर जो होगा उसके दो कंपोनेंट कौन से बनेंगे? एक तो fx और दूसरा कौन सा बनेगा बेटा? f। एक सेटअप तो बेटा मेरे पास में ये बना, ठीक है। बट इसकी वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करूं? मुझे वैल्यूज तो नहीं पता भाई, fx क्या है, fy कितना है, वो मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कि उनकी वैल्यूज आपको कितना दिया हुआ। तो जरा देखो, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मान लो बेटा मेरे पास में यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो एक ट्राइंगल बनता है। देखो जरा, ये मेरे पास में क्या बना? ये एंगल कितना है बेटा? थीटा। और ये क्या है आपका? एफ। ठीक है ना? अब जरा गौर से देखो, इसको मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं? इस वाली फॉर्मेशन को, यहां से यहां तक आपका fx। और देखो अगर पैरेलल शिफ्टिंग देखें तो जरा गौर से देखो, जितना ये fy इधर है तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या होगा आपका fy। इसको मैंने क्या कर दिया बेटा? fy। ठीक है, जरा देखें, अगर मुझे क्या निकालना है? fx निकालना है। तो fx में, fx किस में है? बेस के अंदर है। ठीक है, तो अब ये क्या? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो fx क्या आ गया बेटा आपका? f cos ऑफ थीटा। ओके, अगर ध्यान है तो अब देखो, आप 9th क्लास में वर्क वाले क्वेश्चंस में आप लोगों ने ये पढ़ा है अच्छे से। अभी मैं रिकॉल करेंगे हम लोग तो उसको दिमाग में आएगा आपके। तो fx क्या आ गया बेटा? f cos थीटा। और यहाँ से अगर देखें sin थीटा तो दिस इज fy अपॉन f। तो fy क्या आ गया बेटा आपका? f sin थीटा। देखो आप लोग यहाँ से अगर ये फॉर्मेशन लोगे fy अगर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या cos थीटा लोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो fx और fy क्या आ गया? f cos थीटा और ये f sin थीटा। इसका मतलब ये आया आपका f cos थीटा, ठीक है, और ये आया आपका f sin थीटा। ठीक है, तो एक बेसिक ट्रिक है वो थोड़ा सा दिमाग में रखना कि हमेशा, ठीक है, जिसके साथ में एंगल बन रहा होगा, जिस एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा होगा, वो हमेशा और हमेशा किसकी बनेगी? कोसाइन की ही बनेगी। ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखो, ये वेक्टर है, ये जिधर डक करेगा, यहां से डक यानी दबाव जिस तरफ डाउन जाएगा वो साइड हमेशा हमेशा किसकी रहेगी बेटा? यानी डाउन साइड जो रहेगी, कौन सी डाउन साइड रहेगी? या फिर डक एट एंगल, जिस एट एंगल साइड, जिस एंगल की साइड में डक करेगा, ऑब्वियसली बात है वो साइड आपकी कैसी रहेगी बेटा? कॉस की रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल थीटा होता, अगर ये एंगल थीटा नहीं होता, चलो दूसरा पॉइंट लेते हैं कोई भी। देखो कैसे, अगर ये ऐसे होता, लेट वी कंसीडर, ये अगर ऐसे होता आपके पास में, दिस इज f, और एंगल अगर ये थीटा आपके पास में होता, तो अगेन दिस इज fx, तो ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन, दिस इज fy। अब जरा देखो, मैं ये ट्राइंगल लूंगा, ठीक है, अगर मैंने ये ट्राइंगल लिया तो देखो अभी क्या सेटअप बनेगा बेटा मेरे पास में? देखो ये ट्राइंगल अगर मैं ये वाला ट्राइंगल अगर मैं ले रहा हूं तो जरा देखो, ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास में, दिस इज थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा ये fy, तो ये क्या हो गया आपका? fx, और ये आपका क्या है? f। तो जरा देखो आप लोग, ठीक है, अब आपको निकालना है बेटा सबसे पहले fx। अब fx के लिए देखो ये थीटा है तो ऑब्वियसली बात ये क्या हो गया बेटा? परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर के लिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं sin थीटा। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज sin थीटा इज, दिस इज fx अपॉन f। तो fx क्या हो गया? f sin थीटा। अब देखो ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा, पहले fx क्या आया था? f cos थीटा, बट अब fx क्या आ गया? f sin थीटा, क्योंकि थीटा की पोजीशन क्या हो गई है बेटा? चेंज हो चुकी है।
थीटा की पोजीशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब दूसरा एफ वाई क्या आ जाएगा सेम यहाँ, एफ कॉस। तो ध्यान रखना जिसके साथ में एंगल बन रहा है, ठीक है ना, वो साइड जो रहेगी वो हमेशा किसकी रहेगी बेटा, कॉस की ही रहेगी, ठीक है। सो फाइनली हम लोगों ने सेटअप देखा कि अगर ये कोई वेक्टर है जो कि मान लो यहां से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इसका एफ एक्स कॉम्पोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और ये कॉम्पोनेंट होगा एफ साइन एफ आई, ठीक है ना। तो एफ वेक्टर की फॉर्मेशन क्या थी, एफ एक्स प्लस एफ वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन। अच्छा अब जरा नोटिस करो कि अगर ये फॉर्मेशन है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो मैग्नीट्यूड का क्या निकलता था, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है तो cos थीटा वाली टर्म तो नेगेटिव जीरो में चली आएगी भाई। इसको अगर ये करो 2fx fy cos 90, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये तो टर्म कंप्लीट खत्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। अब जरा देखो कि इन दोनों का जो समेशन है क्या वापस से वही f आता है, नहीं आता, जरा देखो fx क्या है आपका, f cos थीटा का स्क्वायर प्लस f sin थीटा का स्क्वायर, अगेन f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस f स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आपका f कॉमन आ गया या f स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा व्हिच इज 1, और ये आपका इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो अगेन क्या आ गया आपका f, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये दो कंपोनेंट जो हैं वो किसी, ये जो दो कंपोनेंट हैं वो f के ही कंपोनेंट है या रिजोल्यूशन वेक्टर फॉर्म है। ध्यान रखना आप लोगों को टर्म ध्यान रखनी है कि जिसके साथ में थीटा बनाएगा वो फॉर्मेशन किसका रहेगा, कॉस का, और दूसरा वाला किसका रहेगा बेटा, साइन का, ठीक है। तो ये कंडीशन है जिसके लिए हमारे पास में बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, देखो कि मान लो ये कोई p वेक्टर है, क्या है, p वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और मैंने कंसीडर कर लिया इसकी वैल्यू है बेटा मेरे पास में 10, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट निकालने हैं हमको, ठीक है, यानी px और py निकालने। तो px और py निकालने अगर हम लोग, तो देखो ये इसके साथ बना रहा है तो ये क्या हो गया, p cos 30, और ये क्या हो गया, p sin 30, ठीक है। तो देखो px क्या हो जाएगा आपका, p क्या है 10 इंटू cos 30 की वैल्यू देखो कितनी होगी बेटा, cos 30 इज √3/2, ओके। एंड py अगर देखें बेटा हम लोग तो 10 इंटू sin 30 which is 10 into 1/2, this is 5 and this is 5√3, ओके। यही दो कंपोनेंट है। अब इन्हीं के अगर मैग्नीट्यूड निकाले हम लोग तो देखो 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, देखो जरा गौर से देखो, 5 ये 25 into 3 75 plus this is 25 110 अगेन कोई फॉर्मेशन मिला मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशंस को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग। मान लो आपके पास में ये एक कोई बोट है या कोई टूल है, ये मान लो आप लोग, ओके। यहाँ इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में दो रस्सियां बंधी हुई हैं, ठीक है ना। ओके, ये इसका x डायरेक्शन, ठीक है, और ये y डायरेक्शन, ठीक है। ये जो रस्सी है, इस रस्सी में टेंशन है। टेंशन का मतलब ध्यान करो, 9th क्लास में टेंशन फोर्स पढ़ा होगा, ये पढ़ा था ना कुछ, याद करो,
ये कोई मास की बॉडी, तो इस पर एक खिंचाव आता है, टेंशन फोर्स, ठीक है ना। तो ये धागे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये किसी चीज से बंधा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है, मान लो यहाँ इसमें टेंशन कितना है T1 और इसमें टेंशन है बेटा आपका T2, और यहाँ से ये एंगल बन रहा है बेटा आपका 37 डिग्री, और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 53 डिग्री। ओके, तो बेटा हमें कैलकुलेट करना है फाइंड the component of T1 and T2 along x and y। हमें T1 और T2 के कंपोनेंट फाइंड करने हैं, किसके अलोंग, एक तो x एक्सिस के अलोंग और दूसरा y एक्सिस के अलोंग। तो सबसे पहले एक काम करो, आपको ये 3753 का सेटअप मैंने बताया हुआ है, एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस चीज को जरा गौर से देखो। मान लो ये आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और ये एंगल मान लिया आप लोगों ने थीटा, ठीक है। हमारे पास में 3, 4 और 5 इसका एक सेटअप होता है, ध्यान आपको पता ही है। अगर आप 3 इसको मान रहे हो, 4 इसको मान रहे हो और 5 इसको मान रहे हो, तो जरा ध्यान रखना, ये 5 और 3 मिलके ये एंगल हमेशा 5 और 3 मिलके ये बनेगा 53 डिग्री का। अगर ये 53 का बनेगा तो ये हमेशा आपका कितने का बनेगा बेटा, 37 डिग्री, ठीक है। और अगर मान लो आपने इसको 37 माना, तो ऑब्वियसली बात है इसको आपको कितना मानना पड़ेगा, 53। अब इसको अगर 53 मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ये तो 5 हो गया, तो इसको अब इसको क्या मानोगे आप 3, और इसको क्या मानोगे बेटा आपको 4 का, ठीक है। तो ये टर्म इसको ध्यान में रखो, बहुत यूज में आने वाला टर्म, ठीक है ना। तो जरा देखें अभी हम लोग, अच्छा चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसके लिए, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो दिस इज T1, ओके। अब देखो ये कितना है 37 डिग्री, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये हो जाएगा T1 cos 37, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये T1 cos 37, और इसके अपोजिट ये कौन सा हो जाएगा बेटा, इधर वाला, दिस इज T1 sin 37, ओके। अब ये तो हो गया आपके पास में T1 cos 37 और ये हो गया आपका T1 sin 37, ठीक है ना। अगर यहाँ अगर शो करें तो दिस इज T1 cos 37 और इसके अपोजिट दिस इज T1 sin 37। अच्छा, अब इसके लिए करें तो देखो यहाँ पे अगेन एक और, ओके, दिस इज 53, ओके, दिस इज T2। अब ये T2 है, ऑब्वियसली बात है, अब इसके ये किसके साथ एंगल बना रहे हैं, इसके साथ एंगल बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा T2 cos 53 और ये T2 sin 53, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ देखें अगर, तो परपेंडिकुलर वाला ये रहा, दिस इज T2 sin 53। अब ये भी x डायरेक्शन तो यही है, तो इसके लिए अगेन एक और क्या आ जाएगा, T2 cos 50, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब सबसे पहले आप लोग क्या करोगे यहाँ पर कि cos 37 और sin cos 37 की, cos 53 की, sin 37 की एंड sin 53 की वैल्यूज आपको निकालनी होंगी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ से निकालते हैं। देखो cos 37, cos क्या होता है बेटा, जरा देखो, cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो एंगल अगर 37 ले रहे हैं तो इसके सामने ये है, तो बेस तो क्या हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा 4/5। अब cos 53 में एंगल अगर 53 ले रहे हैं हम लोग, तो मानो एंगल आप लोगों ने बेटा ये ले लिया, ठीक है ना। तो 53 के वाले देखो, इसमें या तो आप यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको लेते हो तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हमें क्या चाहिए, cos के लिए बेस चाहिए, तो बेस क्या होगा 3/5, ठीक है ना। sin 37 की बात करूं तो sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर देखो ये 3/5
और ये 4/5। सारी वैल्यूज मिल गई हमें। तो देखो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट T1 का, एक तो होता है T1 cos 37 और दूसरा है T1 sin 37। तो T1, अब देखो मान लो आपके पास T1 की वैल्यू नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, या फिर चलो मान लेते T1 की कोई वैल्यू ले लेते हैं। लेट मी कंसीडर, मान लिया मैंने T1 है आपके पास में 5 न्यूटन और T2 है आपके पास में बेटा 10 न्यूटन, ठीक है ना। ये दो वैल्यूज आपके पास में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले T1 cos 37, तो T1 की वैल्यू हो गई 5 इंटू, अब cos 37 4/5, सो एक कंपोनेंट क्या आ गया 4 न्यूटन, ठीक है। दूसरा T1 sin 37, अब T1 sin 37 के लिए बात करें तो दिस इज 5/sin 37 की वैल्यू 3/5, अगेन दिस इज द वैल्यू 3, ओके। अब देखो आप अगर यहाँ इन दोनों का वेक्टर सम निकालो ना आप लोग, तो वेक्टर सम क्या है, देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो देखो ये हो गया अगेन 16 प्लस 9 तो 5, अगेन फाइनल वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, नहीं आ गई, ठीक है ना। तो हमारे पास में T1 के दोनों कंपोनेंट निकल के आ गए, ठीक है। क्या है, एक तो 4 न्यूटन और दूसरा 3 न्यूटन। अब किसके कंपोनेंट निकालने हैं आपको, T2 के कंपोनेंट निकालने हैं। T2 के कौन से कंपोनेंट हैं, अगेन T2 cos 53 और T2 sin 53, ठीक है ना। तो देखो बेटा T2 cos 53, T2 cos 53, ओके, T2 cos 53। सो T2 की वैल्यू क्या है, T2 देखो हमारे पास में कितना दिया हुआ है, मैंने मान लो 10 न्यूटन, 10 इंटू cos 53 आपके आगे बेटा 3/5, अगेन दिस इज 6 न्यूटन, ओके। नाउ अगेन T2 sin 53, तो 10 इंटू sin 53 4/5, अगेन दिस इज 8 न्यूटन। अब देखो, अब इसका अगर वेक्टर सम देखोगे तो अगेन देखो आपको पास में वही आने वाला है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 100 यानी 10। T2 की वैल्यू क्या है आपके पास में 10 अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारे ये कंपोनेंट कंडीशन से सारी फॉर्मेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अभी मेरे पास में ये सेटअप है, जरा गौर से देखो, काफी मैं ये कहूँगा कि आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, इसको थोड़ा सा समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। आपका एक चैप्टर आएगा बेटा फ्रिक्शन, कंप्लीट एक टॉपिक आएगा कंप्लीट फ्रिक्शन, उसमें सबसे ज्यादा यूज आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन अलग टर्म है, इसकी जो टर्म है जो अभी हम लोग सीखेंगे वो वहाँ बहुत ज्यादा यूज में आने वाली है। और भी कई सारे टर्म्स रहेंगे, पुली वाले क्वेश्चंस रहेंगे, वहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा यूज, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर आएगा आपका उसमें बहुत यूज में आने वाला है। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले कंडीशन देखो क्या है कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, क्या है, ये कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है। लेट मी कंसीडर ये जो एंगल है कितना है इस प्लेन का, थीटा है। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है ये वाला प्लेन, थीटा एंगल पर है, और उस पर एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास कितना है बेटा, m मास है, ठीक है ना। लेट मी कंसीडर लेट दिस इज अ प्लेन लाइक दिस, और यहाँ पर ये m मास की कोई भी बॉडी ऐसे प्लेस की हुई है, कोई भी एक m मास की बॉडी जो है वो ऐसे प्लेस रखी हुई है, ठीक है ना। अब देखो क्या कहना है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेट। सबसे पहले वेट का मतलब समझो, हम लोगों ने पढ़ा है कि वेट जो होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है, W=mg होता है। हमेशा आपने देखा होगा वेट जो हमेशा एक्ट करता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी अर्थ की डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। तो अब देखो जरा ये हमेशा ध्यान रखना, अगर ये प्लेन इंक्लाइंड रखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि ये इधर जाएगा, अरे भाई जो ग्रेविटी जो रहेगी वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, तो जो mg लगेगा ना वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, यानी इसका जो वेट जो लगेगा वो हमेशा बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब जरा देखो, अगर ये इधर लग रहा है तो इसके कंपोनेंट, इस वेट के कंपोनेंट निकालने हैं हमें। एक तो अलोंग द प्लेन, जिस प्लेन में ये मूव कर रहा है, यानी कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, इस वाले प्लेन में मूव कर रहा है, यानी एक कंपोनेंट तो मुझे निकालना है इसका ये वाला, ठीक है। और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अब इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये,
ठीक है, ये दो कंपोनेंट मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो अब इसको किस तरह से फाइंड आउट करें, क्या सेटअप लगाएं, उसको जरा देखें। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अगर मैं इसको कंप्लीटली ड्रॉ कर दूं, दिस इज mg, ठीक है ना। तो अगर मैं ये ट्राइंगल दूं, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करूं, ठीक है ना, देखो जरा गौर से, दिस एंगल इज थीटा, ओके। नाउ दिस इज 90 डिग्री, ओके, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस सेटअप को ले रहा हूं, ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, क्या हो गया ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एंगल आया आपके पास में, ये वाला, ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखो, अब बिल्कुल इजी हो गया ये सेटअप। इसके साथ में जो सेटअप बनता है वो mg का क्या बनता है, mg cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, और दिस इज mg sin 90 माइनस थीटा। भाई ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है कि जिस प्लेन के साथ में, जिस एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा है वो टर्म किसकी हो जाती है, cos की, और जो दूसरी वाली टर्म हो जाती है वो किसकी हो जाती है, ऑटोमेटिकली sin की टर्म हो जाती है। बस हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, जरा और से देखो। अब देखो ऑटोमेटिकली वैल्यूज चेंज होंगी। देखो ये होता था 0, ये होता था 90, और ये ASTC। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या है, cos 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा है तो 90 पर टर्म किस में चेंज हो जाएगी, साइन में। माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है आपका, साइन थीटा। तो इसका मतलब ये वाला टर्म कौन सा बना, mg साइन थीटा, और ये वाला जो टर्म बनेगा, क्योंकि ये फिर अब यहां देखें तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में कन्वर्ट होगा, cos में, और ये हो जाएगा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका mg साइन थीटा, क्या हो जाएगा ये mg साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो यहां से, सॉरी कुछ चेंज कर दिया क्या मैंने, दिस इज mg 90 माइनस थीटा, ओके, यहां से अगर देखें तो सॉरी, हाँ ये mg cos थीटा हो जाएगा ना ये, हाँ वापस साइन मिल रहा हूँ, दिस इज mg cos थीटा, ओके। देखो mg sin 90 माइनस थीटा था तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये था mg cos 90 माइनस थीटा, दिस इज mg sin थीटा। यानी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया वो आपका क्या आया, mg cos थीटा, और जो अलोंग द कंपोनेंट आया वो आपका क्या आया बेटा, mg sin थीटा। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, एक दूसरा वे में भी चेंज कर सकते हो इसको। कैसे, देखो जरा, देखो सेटअप क्या है हमारे पास में, ओके, ये आपका mg, ठीक है ना। अब देखो ये कितने, ये वाला कितना आया मेरा 90 माइनस थीटा, और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 90, और 90 माइनस थीटा करेंगे तो एंगल कितना आएगा, थीटा। तो ये एंगल कितना आएगा, थीटा। अब इस एंगल से निकालोगे तो ये डायरेक्टली क्या आ गया, mg cos थीटा, और ये वाला क्या आ गया, mg sin थीटा। किसी भी फॉर्मेशन में आप सेट कर सकते हो। अब इसमें एक चीज है जो आपको लर्न करके रखनी है, ध्यान रखना हमेशा, अगर ये एंगल थीटा फॉर्मेशन में है तो हमेशा ध्यान रखना जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, वेट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो cos का ही रहेगा। ध्यान रखना ये। अभी चलो ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा जल्दी में एकदम से लर्न नहीं रहेगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो वो यूज में आ जाएगा। पर जब फ्रिक्शन के क्वेश्चन करोगे ना तो वहां पर आपको टू द पॉइंट उसको यूज में लेना होगा। तो बहुत फास्टली इसको मूव करना पड़ेगा, बहुत फास्टली इसको मतलब
इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास में बेटा कि आप बार बार इसको ध्यान देखो कि ये cos थीटा निकलेगा या sin थीटा निकलेगा, तो वो टर्म आपको दिमाग में रखनी है ताकि क्वेश्चन इजी गोइंग फॉर्म में फास्टली क्वेश्चन होते रहे आपसे, ठीक है ना। ओके, तो अभी मेरे पास में ये क्वेश्चन गिवन है, जरा देखो गौर से क्या कह रहा है। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक एरोप्लेन है जो कितने एंगल पर 30 डिग्री, कहां से, हॉरिजॉन्टल से। तो मान लो ये हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब एरोप्लेन आप लोगों ने सबने देखा है अच्छे से बेटा कि एरोप्लेन हवा में उड़ता है, ऑब्वियसली बात है। तो ये तो है नहीं कि डायरेक्टली ऐसे उड़ जाता है, नहीं, ठीक है। पहले वो थोड़ा सा रनवे पर चलता है और ये इस तरह से मूव करता है। अब कोई भी कंडीशन वो इस तरह से अगर मूव कर रही है तो इसका मतलब वो आगे भी जा रही है। देखो अगर कोई प्लेन अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वो इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो प्लेन है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, कहां से, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है ना। तो मान लो ये प्लेन का और मान लो v वेलोसिटी से चल रहा है और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना। If the component of its velocity along horizontal is 250, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vx वो आपको कितना दिया हुआ है बेटा, 250 किलोमीटर पर आवर। कितना, 250 किलोमीटर पर आवर। क्या निकलवा रहा है हमसे, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, यानी क्या कैलकुलेट करवा रहा है हमसे, v कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं, अब ये देखो यहां से देखो ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी vx क्या हो सकता है, v cos 30। इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक तो v cos 30 और इधर ये वाला v sin 30। तो vx क्या हो गया हमारे पास में, v cos 30, ठीक है ना। अब देखो vx की वैल्यू आपके पास में गिवन है, कितनी गिवन है, 250। पुट द वैल्यू 250 is equal to v cos 30। तो v कितना हो जाएगा आपके पास में, 250 अपॉन cos 30। दिस इज 250 अपॉन cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। सो दिस इज 250 into 2 अपॉन √3। आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, √3 की वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए 1.732। ओके, सो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा अप्रोक्स 288.67 किलोमीटर पर आवर। यानी जो प्लेन है वो इस स्पीड से, कितना स्पीड से, 288.67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब वो दूसरा क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड अदर कंपोनेंट। अब दूसरा कंपोनेंट कौन सा है इसका, vy, और vy की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, v sin 30। vy की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, v sin 30। तो निकालो vy क्या हो जाएगा आपका, v sin 30। vy क्या हो जाएगा आपका, v sin 30, ठीक है। तो देखो v की वैल्यू हम लोगों ने अभी भी निकाली, कितनी, 288.67 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है बेटा, 1/2। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको 144.33 किलोमीटर पर। इसको सॉल्व कर लेना एक बार जनरली, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं।